दोस्तों, गुरुपद के इस सत्र में आप लोगों का स्वागत है और आज हम इस सत्र में अध्ययन करेंगे व्रत के विषय में। व्रत जो कि ज्यामिति और क्षेत्रमिति का एक मूल अध्याय है। हम जानना चाहेंगे व्रत की परिभाषा और व्रत से संबंधित अन्य जानकारियों के विषय में। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा व्रत की परिभाषा। दोस्तों, व्रत किसी चर बिंदु का बिंदुपथ जो किसी अन्य अचर बिंदु से सदैव समान दूरी पर गमन करता हो, व्रत कहलाता है। तो देखिए, हमारे पास एक चर बिंदु है। ये माना कि ये हमारा P जो है वो चर बिंदु है और ये चर बिंदु एक अचर बिंदु से सदैव समान दूरी पर है। एक अचर बिंदु है यहाँ पर हमारा O। इससे ये चर बिंदु की जो दूरी है ये सदैव समान दूरी पर है। तो मैं यहाँ से आपको एक ही रेखा खींच देता हूँ। तो यहाँ आप देखें कि ये जो दूरी है हमेशा इस चर बिंदु की समान रहती है, इस अचर बिंदु से। और इस जो चर बिंदु का पथ है, जो इस चर बिंदु का रास्ता है, ये सदैव समान रहता है। तो ये जो पथ है, ये जो बिंदु पथ है चर बिंदु का, यही व्रत कहलाता है। और अचर बिंदु उस व्रत का केंद्र कहलाता है। जो अचर बिंदु है O, ये इस व्रत का केंद्र है एवं अचर बिंदु से चर बिंदु तक की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। मतलब O से P तक की जो दूरी है ये व्रत की त्रिज्या कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देखा, त्रिज्या को हम जो है वह स्मॉल r लेट अंग्रेजी भाषा के द्वारा निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्रत क्या है, व्रत को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। अब हम इसमें आगे के विषय में देखें कि व्यास क्या है। हमने यहां देखा कि त्रिज्या क्या है। त्रिज्या अचर बिंदु से चर बिंदु तक की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं व्यास की। व्रत की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो व्रत के केंद्र से गुजरता हो, व्रत का व्यास कहलाता है। अब देखिए, मैं एक रेखाखंड यहाँ पे बनाता हूं जो व्रत के दो बिंदुओं को मिला रहा है और जो केंद्र से गुजरता है। तो मान लीजिए ये एक हमारा रेखाखंड है और ये रेखाखंड जो है वो A B है, जो व्रत के दो बिंदुओं को मिला रहा है, एक A और एक B को, और जो केंद्र से गमन कर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है। तो ये जो AB है ये इस व्रत का व्यास कहलाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि इस व्यास को यदि हम देखें, इस अचर बिंदु से चर बिंदु तक, यदि ये P बिंदु यहां आ जाता है तो ये त्रिज्या कहलाती है। तो ये अचर बिंदु से चर बिंदु तक की जो दूरी है वो त्रिज्या है। तो यहां यदि मैं त्रिज्या लिखूं और यहां भी त्रिज्या लिखूं तो जो व्यास है वो त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। तो यहां हम देखते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, और इस प्रकार हमें मिलता है 2r। यहां एक चीज और मैं व्यक्त करना चाहूंगा कि जो त्रिज्या है इसको हम अर्धव्यास भी बोलते हैं, क्योंकि ये व्यास के आधे के बराबर होता है, इसलिए हम त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहते हैं। आइए अब मैं व्रत से संबंधित अन्य जानकारियां आपको बताता हूं। यहां हम देखेंगे चाप और जीवा के बारे में या चापखंड के बारे में। चाप परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा व्रत की चाप कहलाती है। तो देखिएगा, ये व्रत की परिधि है जहां पर चर बिंदु गमन करता है, और इसको मैं दोबारा से नाम देता हूं, ये हमारा O बिंदु है। ये हमारा एक A बिंदु है व्रत की परिधि पे और ये दूसरा B बिंदु है। तो हम देखें, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा व्रत की चाप कहलाती। तो यहां मैं आपको ये दर्शाना चाहूंगा कि जो वक्र रेखा है, यहां हम देखेंगे ये वक्र रेखा है, ये देखिएगा ये वक्र रेखा है। ये वक्र रेखा जो है ये चाप कहलाएगी,
परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा वृत्त की चाप कहलाती है। अब वृत्त की चाप आप एक तो ये हो गई, और दूसरी चाप यदि हम देखते हैं तो मैं आपको बताता हूं, दूसरी चाप एक ये हो जाएगी जो कि इस तरफ होगी। हम इस चाप को पूरा बनाते हैं, ये देखिए, इस प्रकार से हमको दो चाप प्राप्त होती हैं। एक चाप ए बी, यदि हमें चाप का नाम देना है तो हम इसको लिखेंगे, ये जो चाप है ये लघु चाप है, लघु चाप, और ये जो है ये दीर्घ चाप है। और जो लघु चाप है इसको हम लिखेंगे इस तरह से, सिंबॉलिकली, किसी सिंबल के हिसाब से यदि हम इसको दर्शाना चाहें तो इसको चाप ए बी, क्योंकि चाप हमेशा हमें वामावृत रूप से लिखना है, घड़ी के उल्टी दिशा में उसका नामकरण करना है। इसी प्रकार ये जो चाप है इसको हम लिखेंगे चाप बी ए। चाप हमेशा हमें इसे वामावृत रूप में ही निरूपित करना है। इस प्रकार से हमने देखा कि चाप क्या है और चाप का किस प्रकार से हम चाप को अक्षरों में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीवा की। जीवा अर्थात चापकर्ण वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं रेखाखंड की, तो मैं आपको यहां दर्शाता हूं रेखाखंड। यदि ये दो बिंदु ए बी है, यदि हम इन दो बिंदुओं को मिला दें इस तरह से, तो ये जो चीज होगी ये रेखाखंड कहलाएगा। तो इस प्रकार से ए बी जो है ये रेखाखंड है, और ये रेखाखंड जो है इसे हम बोलेंगे जीवा या चापकर्ण। अब ये चापकर्ण आपने देखा कि कई चापकर्ण हो सकते हैं किसी भी वृत्त में। मैं आपको कुछ चापकर्ण यहां दर्शाता हूं। ये भी चापकर्ण होगा, ये भी चापकर्ण होगा, और भी कई चापकर्ण बन सकते हैं। इस प्रकार से यदि मैं ये बनाता हूं तो ये भी चापकर्ण होगा। अब आप देखें ये जो चापकर्ण है, मैं इसका कलर बदल देता हूं जिससे कि मैं आपसे कुछ इसके बारे में चर्चा कर सकूं। अब ये जो चापकर्ण हमारे पास है, मैं इसको एक नाम दे रहा हूं। ये हमारा चापकर्ण है पी क्यू। तो ये पी क्यू चापकर्ण क्या हो सकता है? ये पी क्यू चापकर्ण, क्योंकि ये वृत्त के दो बिंदुओं को मिला रहा है ये रेखाखंड, और ये केंद्र से भी गुजर रहा है, इसलिए ये जो चाप कर्ण है या जीवा है, ये जीवा व्यास है। तो व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। तो ये एक प्रकार से व्यास हुआ। व्यास किसी वृत्त का सबसे बड़ा चापकर्ण होता है, या व्यास किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इससे बड़ी कोई भी जीवा, यदि हम इसके पास में कोई जीवा खींचेंगे इस तरफ, सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ, ये इससे छोटी ही होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जीवा क्या है, चाप क्या है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अवधा की। वृत्त की चाप व जीवा द्वारा घेरा गया क्षेत्र जिसमें चाप व जीवा दोनों सम्मिलित हों, वृत्त की अवधा कहलाती है। तो देखिए, पहले मैं यहां पर पुनः एक चाप निरूपित करना चाहूंगा। यहां मैं पुनः एक चाप निरूपित करना चाहूंगा। ये हमारी ए और बी चाप है, और इसको हम एक जीवा इस चाप पर हम निरूपित कर रहे हैं जो कि ए बी जीवा है। अब आप देखें कि ये जो हमारी चाप है ए बी, ये जो चाप है हमारे पास ए बी, ये हमारी ए बी चाप है। चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र है ये अवधा कहलाती है। इस प्रकार से हमें एक अवधा तो यहां प्राप्त हो रही है, और दूसरी अवधा यदि हम देखें तो वो हमें इधर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हमें दो अवधा प्राप्त हुई। ये जो अवधा है, ये जो अवधा है, ये जो अवधा हम देख रहे हैं,
ये लघु अवधा कहलाएगी, और ये जो अवधा है ये दीर्घ अवधा कहलाएगी। इस प्रकार से हमने देखा कि अवधा क्या होती है, अवधा किस प्रकार से निर्मित होती है। तो अवधा जो है चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है वृत्त में, उसको हम वृत्त की अवधा बोलते हैं। और ये दो होती हैं, लघु अवधा और दीर्घ अवधा। जिस अवधा का क्षेत्रफल कम है उसके हम लघु अवधा बोलेंगे, और जिस अवधा का क्षेत्रफल ज्यादा है उसको हम दीर्घ अवधा बोलेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं त्रिज्यखंड। वृत्त की चाप व त्रिज्या से घिरा क्षेत्र जिसमें चाप व त्रिज्या सम्मिलित हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो देखिए हम यहाँ पर पहले सबसे पहले तो वही चाप अपन निरूपित करें, ए और बी। ये एक चाप हो गई हमारी ए बी। मैं इस प्रकार से इसको निरूपित कर देता हूं। ये हमारी लघु चाप है ए बी इस वृत्त की, और ये हमारा वृत्त का केंद्र है। अब मैं त्रिज्या यहां पर निरूपित करता हूं। एक त्रिज्या तो हमारी ये हो गई, और दूसरी त्रिज्या हमारी ये हो गई। अब इन दोनों त्रिज्या व चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। देखिए, वृत्त की चाप व त्रिज्या से घिरा क्षेत्र जिसमें चाप व त्रिज्या सम्मिलित हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र हुआ हमारे पास, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। ये जो क्षेत्र है ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। इसी प्रकार से इधर का जो क्षेत्र है ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। हमें दो त्रिज्यखंड प्राप्त होते हैं एक साथ। तो आप देखें यहाँ पे जो त्रिज्यखंड है इनके नाम हम कैसे देंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो त्रिज्यखंड है, ये जो त्रिज्यखंड है ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, क्योंकि ये त्रिज्याओं से घिरा रहता है इसलिए हम इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, क्योंकि दो त्रिज्याएं हैं और एक ये है। इसी प्रकार से ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो हमने ये देखा कि लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड के विषय में। अब मैं एक चीज और विशेष रूप से आपको जानकारी देना चाहूंगा। यदि हमारे पास कोई एक वृत्त और है, मैं एक वृत्त यहां बना रहा हूं, ये हमारे पास एक वृत्त है, और इस वृत्त में यदि मैं एक रेखा जो कि केंद्र से गुजर रही है, यानी व्यास मैं बनाता हूं इसमें, ये हमारा व्यास हो गया इस वृत्त का। इस प्रकार से ये व्यास हो गया, और ये जो हमारा वृत्त का केंद्र है वो ये हमारा वृत्त का केंद्र। तो अब मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है नीचे का, ये त्रिज्या त्रिज्यखंड है या अवधा है। देखिए, जैसे अवधा की परिभाषा से हम देखें कि जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को, जिसमें जीवा और चाप दोनों शामिल हैं, वह अवधा कहलाती है। तो जैसे मैं इसको नाम देता हूं कुछ, ये हमारा ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है। तो ये जो चाप है हमारी, और ये जो जीवा है, इसके बीच का ये क्षेत्रफल, ये क्या हुआ, उस परिभाषा के अनुसार तो ये अवधा हुई। परंतु मैं ये कहूँगा कि ये अवधा भी है और त्रिज्यखंड भी है। तो देखिए हम त्रिज्यखंड कैसे हैं। हम देखें कि ओ से ए तक की जो दूरी है वह त्रिज्या है, और ओ से बी तक की दूरी जो है वह भी त्रिज्या है। तो ये चाप और त्रिज्या के बीच भी घिरा क्षेत्र है, जिसमें कि चाप और त्रिज्या दोनों सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ये त्रिज्यखंड की भाषा को भी संतुष्ट करता है। तो इस प्रकार से अर्धवृत्त, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, जब भी हम किसी व्यास के एक ओर का वृत्त की कल्पना करते हैं, वृत्त को देखते हैं, तो वह अर्धवृत्त कहलाता है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्र होगा वह त्रिज्यखंड भी होगा और अवधा भी होगा।
या व्यास और चाप के बीच बनने वाला क्षेत्र त्रिज्यखंड भी हो सकता है और अवधा भी होगा। तो इस प्रकार से हमने ये भी देखा कि त्रिज्यखंड और अवधा में क्या अंतर है। दोस्तों अब हम बात करेंगे स्पर्श रेखा की। वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे वह स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे कि मैं एक यहाँ स्पर्श रेखा निरूपित करता हूं। ये जो रेखा है ये स्पर्श रेखा कहलाएगी, जो कि इस वृत्त को किसी बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है। ये बिंदु ए है वृत्त का, जहां ये इसको स्पर्श कर रही है और ये सीधे उसके बाद निकल जाती है। यदि इसकी एक विशेषता और है कि केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा को यदि मिलाएं तो वो इसके हमेशा लंबवत होती है। जिसे हम देखें यहां पर, ये हमेशा इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। तो ये जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या के साथ सदैव उस जिस स्थान पर ये उसको स्पर्श कर रहा है स्पर्श बिंदु पर सदैव 90 अंश का कोण निर्मित करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये। अब अपन देखें कोटिज्या या छेदक रेखा। वह रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए गुजरती है छेदक रेखा कहलाती है। तो देखिए मैं एक छेदक रेखा यहाँ पे निर्माण करता हूं। ये हमारी एक छेदक रेखा है। ये छेदक रेखा P व Q बिंदु पर इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार से छेदक रेखा हुई और ये स्पर्श रेखा हुई। तो दोस्तों इस सत्र में हमने वृत्त और उससे संबंधित कुछ जानकारियों का अध्ययन किया। दोस्तों इस सत्र में हमने वृत्त और उससे संबंधित कुछ जानकारियों का अध्ययन किया और अगले सत्र में हम कुछ प्रेरित, उनके विलोम, सिद्ध, उनके विलोम और प्रमेय इत्यादि और उनके विलोम के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि वृत्त से संबंधित है। धन्यवाद।